अप्रेजल, कंपनसेशन एंड बेनिफिट, हेल्थ एंड सेफ्टी, इस तरह डिफरेंट हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम अपनी डिस्कशन वो करते हैं। अब रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक्सप्रेशन आप जब कभी भी सुनो तो इसका मतलब होगा सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। अब डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए, डिमांड फॉर द ह्यूमन रिसोर्स को फोरकास्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि आप एक ट्रेंड लाइन डेवलप कर सकते हो, ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देख सकते हो कि जी माजी में हमने कितने लोगों को किस जरूरत के तहत हायर किया, आइंदा आपको कितने लोगों की जरूरत हो सकती है, रेशो एनालिसिस आप कर सकते हो। इस तरह हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे कि हम डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को कैलकुलेट वो करते हैं। अब जब हमारे पास एक मर्तबा डिमांड क्रिएट हो गई तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं सप्लाई को क्रिएट करने के लिए। वन इज इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड अदर इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि आप अपनी जॉब पोस्टिंग को विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस करोगे और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लोगों को रिलोकेट करके, ट्रांसफर करके, प्रमोशन करके आप अपनी उन जॉब वैकेंसीज को फिल करोगे। जिसके बरक्स एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि आप अपनी जॉब को आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वो एडवर्टाइज करोगे। उसके लिए आप डिफरेंट मीडियम यूज कर सकते हो। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जरिए एडवर्टाइज कर सकते हो, आप प्रिंट मीडियम के जरिए एडवर्टाइज कर सकते हो, आप बैनर्स लगा सकते हो, आप इंटरनेट को यूज कर सकते हो जिसके ऊपर आप डिफरेंट जॉब पोर्टल्स की हेल्प भी ले सकते हो अपनी जॉब को एडवर्टाइज करने के लिए। अब जब आपने जॉब को एडवर्टाइज कर दिया तो उसके अगेंस्ट फिर आपको एप्लीकेशंस रिसीव होंगी, आपको रिज्यूमेज रिसीव होंगे और उन रिज्यूमेज और एप्लीकेशंस को आप शॉर्टलिस्ट करोगे। शॉर्टलिस्ट के बाद आपका जो अगला स्टेप होता है वो आपकी इंटरव्यूज ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट किए जाएंगे, वो टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे और एक शख्स जो है एक पर्टिकुलर जॉब के ऊपर वो हायर हो जाएगा। हायरिंग से पहले तक जो कुछ हम कर रहे हैं वो सारा हमारा रिक्रूटमेंट एफर्ट होती है, विच इज ए प्रोसेस। और जब हम हायर कर लेते हैं तो वो सिलेक्शन हमारा स्टेप होता है, सिलेक्शन डिसीजन हम करते हैं और उसके तहत एक बंदा हमारे पास नौकरी पर हायर हो जाता है। अब हमने ये डिफाइन करना है कि वो जो शख्स जो हमारे पास हायर हुआ वो शख्स क्या जॉब रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। इस बात को जाहिर है कि आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी इवैल्यूएट कर रहे होंगे। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम एक टिपिकल सी इक्वेशन बनाते हैं कि उस शख्स के KSAOs, नॉलेज, स्किल, एबिलिटी एंड अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स शुड बी इक्वल टू TDR, टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि आया वो शख्स क्वालिफाइड है कि क्वालिफाइड नहीं है, आपके पास ऑब्वियसली जॉब के बारे में भी कंप्लीट डेटा होना जरूरी है और उस एम्प्लॉय के बारे में भी आप इन डेप्थ इंफॉर्मेशन वो रखो ताकि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि क्या राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम वो हायर हुआ या वो नहीं हुआ। अब जॉब को एनालाइज करने के लिए, और जाहिर है कि उसमें एक एक्सप्रेशन हमारे पास उस शख्स के बारे में भी आएगा कि उसके पास क्या क्या काबिलियतें होनी चाहिए फॉर द जॉब। इसको जॉब को एनालाइज करने के लिए हम एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं व्हिच इज लाइक कॉमनली नोन एज जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में दो मेन काम हम करेंगे, एक हम जॉब डिस्क्रिप्शन करेंगे डेवलप और दूसरी हम जॉब स्पेसिफिकेशन इसको डेवलप करेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन इज बेसिकली टेलिंग अस अबाउट द जॉब, जिसमें हम तीन मेन काम एलैबोरेट करेंगे नोन एज TDR, टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके अलावा जॉब डिस्क्रिप्शन के डॉक्यूमेंट के साथ ही हम एक और काम जो जॉब के इंफॉर्मेशन हमें दे रहा होगा वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज नोन एज जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन में हमारे पास तीन चीजें आती हैं, वर्कर एनालिसिस, टास्क एनालिसिस और एनवायरनमेंट एनालिसिस। उसके अलावा एक जॉब से रिलेटेड
हम उसके डिफरेंट एर्गोनॉमिकल एस्पेक्ट्स को भी एनालाइज कर सकते हैं कि उस जॉब को हम ज्यादा कंफर्ट के साथ कैसे डेवलप कर सकते हैं, उस जॉब के साथ हम सेटिस्फेक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मोटिवेशन को कैसे लेकर आ सकते हैं। तो इन सब चीजों को करने के लिए हम एर्गोनॉमिकल एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे और साथ एक थ्योरी हम और इन्वॉल्व कर सकते हैं व्हिच इज नोन एज JCM। JCM स्टैंड्स फॉर जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल, जिसमें हमारे पास 5 चीजें फर्दर आइडेंटिफाई की जाती हैं: स्किल, वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी और फीडबैक। अब ये 5 चीजें हमें फर्दर जो एम्प्लॉइज हैं उनके साइकोलॉजिकल स्टेट्स को ट्रिगर करने में वो मदद देंगी और हमें इस बात का एनालिसिस करने में भी आसानी होगी कि किस किस्म की जॉब को डिजाइन किया जाए और किस किस्म के लोग वहां पर आकर काम कर सकते हैं और फिर उनके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को हम किस तरीके से ट्रिगर वो कर सकते हैं। तो ये सब थ्योरीज अभी हम डिटेल में चैप्टर के कंटेंट्स में हम गो थ्रू करेंगे। इस वक्त आपको मैं एक जनरल ओवरव्यू वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में जो बेसिकली आपने जो चीज एलैबोरेट की वो आपके टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, और टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एलैबोरेट करने के दौरान हमें 3 चीजें और दरकार है जिनका एनालिसिस हम करेंगे, अभी इन डेप्थ उसको स्टडी करेंगे, विच आर नोन एज KRA स्टैंड्स फॉर की रिजल्ट एरिया, देन KPA की परफॉर्मेंस एरिया, एंड देन KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, ये हम एक एनालिसिस पूरा करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि एक डिपार्टमेंट के टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बिकॉज एक फर्द जो है, एक शख्स जो है, वो उस डिपार्टमेंट का एक यूनिट है। ठीक है, सो हर फर्द एक डिपार्टमेंट के अंदर, हर शख्स एक डिपार्टमेंट के अंदर जब अपने अपने गोल्स एंड टारगेट्स को अचीव कर रहा होगा तो उससे डिपार्टमेंटल गोल्स एंड टारगेट्स वो अचीव हो रहे होंगे। तो जब आपने एक शख्स के बारे में डिस्कशन करनी है कि उसकी टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो, उसकी जॉब में क्या क्या टारगेट्स दिए जाएं, तो उससे पहले यह जानना जरूरी होगा कि आपके डिपार्टमेंट की ओवरऑल रिक्वायरमेंट है क्या। अब जो डिपार्टमेंट की ओवरऑल रिक्वायरमेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं एज KRA, की रिजल्ट एरिया। अब उस की रिजल्ट एरिया को, जो कि डिपार्टमेंटल गोल्स एंड टारगेट्स के ऊपर मुश्तमिल होगा, उस की रिजल्ट एरिया को आपने अचीव कैसे करवाना है, उसको हम कहते हैं की परफॉर्मेंस एरिया, कि किस किस्म की परफॉर्मेंस, किस लेवल की परफॉर्मेंस वो आपको रिक्वायर्ड है। सो की रिजल्ट एरिया आर बेसिकली डिपार्टमेंटल गोल्स एंड टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। उनको हम ट्रांसलेट करेंगे इनटू KPA, की परफॉर्मेंस एरिया, कि इस रिजल्ट एरिया को अचीव करने के लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हमारे क्या हैं। और फिर हम डेवलप करेंगे KPIs, जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन का एक डायरेक्ट कंपोनेंट बनेगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इनके बारे में हमेशा याद रखिएगा कि KPIs हमेशा आपके स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट से मुराद है कि दे आर गोइंग टू बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम फ्रेम्ड। तो हमेशा आपने स्मार्ट KPIs डेवलप करने हैं जो कि तमाम एम्प्लॉइज के जॉब का पार्ट वो बनेंगे। बेसिकली KPIs के अंदर हम उनको टारगेट्स एलोकेट करेंगे, जिन टारगेट्स को एक खास अरसे के अंदर उन वर्कर्स ने, उन एम्प्लॉइज ने, चाहे वो व्हाइट कॉलर जॉब के लोग हैं या ब्लू कॉलर जॉब के लोग हैं, उन्होंने उन टारगेट्स को अचीव करना है। और इनका क्वांटिफाइड होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक आप जॉब टारगेट्स को, जॉब डिस्क्रिप्शंस को क्वांटिफाइड वेज में डिफाइन नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी परफॉर्मेंस अप्रेजल को प्रॉपर्ली डिफाइन और डेवलप वो नहीं कर सकते। बिकॉज सिर्फ वो चीज कैलकुलेट की जा सकती है, वो चीज मेजर की जा सकती है, वो चीज इवेल्युएट की जा सकती है विच इज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। याद रखिएगा कि क्वालिटी इटसेल्फ कैन नेवर बी डिटरमिन्ड। क्वालिटी भी हमेशा क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस में जब तक आप ट्रांसलेट नहीं करोगे, आप क्वालिटी को भी कभी भी डिफाइन और क्वालिटी को कभी भी इवेल्युएट और कैलकुलेट वो नहीं कर सकते हो। देयरफॉर अब एम्प्लॉइज की जॉब में क्वांटिटी को लेकर आने के लिए हमें KPIs की वो जरूरत होगी, बिकॉज टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हमें सिर्फ ये बताएंगे कि जी काम क्या करना है, और KPIs हमें ये बताएंगे कि टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमने क्या अचीव करने हैं। सो ये सारा कुछ, जिसमें के KRA, KPA, KPIs, जिसमें के TDR, जिसमें के जॉब के हवाले से आप जॉब डिजाइन एक पूरा डेवलप करोगे, उसमें वर्कर एनालिसिस को निकालकर आप तमाम जो बातें कोट कर रहे हो, यहां तक JCM डेवलप कर रहे हो, ये सारा कुछ जॉब से रिलेटेड है। अब अगर हम एक शख्स की कैलकुलेशन पर आते हैं कि एक शख्स की काबिलियत हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मेथड ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन।
द डॉक्यूमेंट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन में हम कैलकुलेट करते हैं KSAOs, नॉलेज, स्किल, एबिलिटी एंड अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। नॉलेज से मुराद होगा 3 E's, राइट? E फॉर एलिफेंट। 3 E's हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नॉलेज। Those 3 E's are experience, exposure and education. उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एक शख्स की स्किल्स। स्किल्स में लाइक देयर आर सो मेनी स्किल्स अवेलेबल, लेकिन उनको हम एक ब्रॉडर ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन से कि जी स्किल्स में हम टेक्निकल स्किल, कॉन्सेप्चुअल स्किल, ह्यूमन स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल, ट्रबल हैंडलिंग स्किल, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल, इन चीजों को हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद KSAOs में हमारे पास अगला एक्सप्रेशन आ गया एबिलिटी। एबिलिटी को बेटा हम 2 एस्पेक्ट्स में डिवाइड करते हैं, साइकोलॉजिकल एबिलिटी एंड फिजियोलॉजिकल एबिलिटी। फिजियोलॉजिकल एबिलिटी में वो शख्स उसके 5 सेंसेस, वो चल सकता है, वो मशीन पर काम कर सकता है, उसका एबिलिटी टू वॉक, टॉक, हियर, ये सब कुछ उसका फिजिकल एबिलिटी में आ जाएगा। और साइकोलॉजिकल एबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, लाइक वी कैन गो फॉर कैलकुलेटिंग हिज IQ लेवल, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, हम उसका EQ कैलकुलेट कर सकते हैं, इमोशनल क्वोशेंट, हम उसका SQ कैलकुलेट कर सकते हैं, सोशल क्वोशेंट। इस तरह से हम डिफरेंट उसके मेंटल एबिलिटीज, उसके साइकोलॉजिकल जो वर्किंग्स हैं, हम उसकी मेमोरी है, हम उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं, हम इन सब चीजों को एवेल्युएट कर सकते हैं इन IQ, EQ, SQ के एक्सप्रेशंस के साथ। ये उसकी एबिलिटीज हो गई। उसके बाद जब हम एक शख्स की पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं, टेस्ट अवेलेबल हैं, जिससे कि एक शख्स की पर्सनैलिटी को कैलकुलेट किया जाता है। उसमें हमारे पास बिग 5 एक एक्सप्रेशन आएगा, बिग 5 मॉडल हम यूज कर सकते हैं। हम MBTI, मेयर्सबर्ग टाइप इंडिकेटर, हम इसको यूज कर सकते हैं। हम टाइप A, टाइप B पर्सनैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम उस शख्स के बारे में लोकस ऑफ कंट्रोल, हम उसका मैकवेलिनिज्म स्कोर, हम उसके बारे में डिफरेंट उसकी सेल्फ एस्टीम की वैल्यू, उसकी शाइनेस की वैल्यू, इस तरह डिफरेंट चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे कि उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हमें पता चले। अब पर्सनैलिटी को कैलकुलेट करना जरूरी क्यों है? उसकी मेन वजह यह है कि सपोजिटली आपको एक सेल्स के बंदे की जरूरत है, और जो शख्स आप हायर कर रहे हो वो नॉलेज में भी ठीक था, उसकी स्किल्स भी ठीक थी, उसकी एबिलिटीज भी ठीक है, लेकिन वो पर्सन जो है वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का मालिक है। अब इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का जो मालिक है वो सेल्स की नौकरी कर तो सकता है, लेकिन उसका जॉब बोर्डम, जॉब एंजाइटी, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो शूट अप कर जाएगी, बिकॉज उसकी नेचर वो लोगों के साथ मिलजुल करने वाली, लोगों के साथ मेल मुलाकात करने वाली, आउटस्पोकन होना, बाहर फिरना, इस किस्म की उसकी तबीयत नहीं है। वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट तबीयत का मालिक है। सो द पर्सन हु इज वेरी मच इंट्रोवर्ट कैन परफॉर्म द जॉब। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जॉब परफॉर्म नहीं कर सकता, वो जॉब परफॉर्म तो कर सकता है, लेकिन उसका जॉब के साथ एसोसिएशन उस लेवल की नहीं होगी जिस लेवल की एसोसिएशन एक्सट्रोवर्ट शख्स। इसके बरक्स अगर आपको एक बंदा हायर करना है जो कि बैक ऑफिस जॉब परफॉर्म करे, उसने फाइल वर्क्स में सारा दिन इन्वॉल्व रहना है, और फाइल वर्क्स में इन्वॉल्व रहने वाले शख्स के लिए आप जो बंदा लोकेट कर रहे हो वो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का मालिक है, तो बेटा वो जॉब कर तो लेगा, लेकिन उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना वो करना पड़ेगा, बिकॉज एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी इज नॉट समथिंग जो कि बैक ऑफिस जॉब में आराम से बैठकर वो काम करता रहेगा। ठीक है, सो पर्सनैलिटी की एसोसिएशन वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कोर्सेज में वर्डिंग सुनी होगी, जैसे पर्सन जॉब फिट, पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट। तो इन फिट्स को कैलकुलेट करना, इन फिट्स को समझना, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। सो जॉब एनालिसिस में मैं दोबारा से थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं आपके लिए। जॉब एनालिसिस में हमारे पास 2 मेन चीजें आ गई, एक जॉब डिस्क्रिप्शन, दूसरी है जॉब स्पेसिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन, उसमें हम TDR बयान करते हैं, और TDRs को बयान करने के लिए हम हेल्प लेंगे फ्रॉम द थ्योरी ऑफ KRA, KPA एंड KPI। Along with that, आपको मैंने बताया कि हम कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब डिजाइन भी लेकर आएंगे, और कुछ हम JCM का सहारा भी वो लेंगे। उसके अलावा जब हम जॉब स्पेसिफिकेशन डेवलप करेंगे तो जॉब स्पेसिफिकेशन में एक शख्स का नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी, इनको कैलकुलेट किया जाएगा।
हम उसकी कंपिटेंसीज, अभी आपको मैं कंपिटेंसी फ्रेमवर्क भी बताऊंगा, हम उसकी कंपिटेंसीज को कैलकुलेट करेंगे और कंपिटेंसीज को देखकर उसके केआरए के उसके नॉलेज स्किल एंड एबिलिटी को देखकर हम उसकी जॉब स्पेसिफिकेशन की जो सारी डिटेल है वो डेवलप करते हैं। और ऑब्वियसली जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के बराबर होनी चाहिए। यही हमने मेन थ्योरी बनाई थी, यही हमने मेन फार्मूला बनाया था कि टीडीआर इज इक्वल टू केएसएओज। अब अगर आपके केएसएओज आपके टीडीआर से ज्यादा हैं, आपने जो शख्स हायर किया वो ज्यादा काबिलियत का मालिक है, तो इसको हम कहते हैं ओवर क्वालिफाइड। और अगर वो शख्स कम काबिलियत का मालिक है आपकी जॉब रिक्वायरमेंट से, तो उसको हम कहेंगे अंडर क्वालिफाइड। और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओवर क्वालिफाइड और अंडर क्वालिफाइड ये दोनों वो लोग हैं जो कि टेक्निकली रिक्वायर्ड नहीं होते। तो हमें वो लोग रिक्वायर्ड हैं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब की डेफिनेशन ये है कि दैट पर्सन शुड बी क्वालिफाइड। अभी का जो चैप्टर अभी हम शुरू करना जा रहे हैं, इस चैप्टर में आपको मैं जॉब एनालिसिस का एस्पेक्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन यहां से शुरू करूंगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी फर्दर डिटेल्स जो हैं वो आती रहेंगी। यहां पर शुरू में इन द स्टार्ट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द चैप्टर मैंने एक कोटेशन एक रिसर्च पेपर से कोट की हुई है। it says that corporations need to shift the focus of their recruitment and training programs from flawed attribute checklists towards identifying and, if necessary, changing people's understanding of what jobs entail। ठीक है कि हमें इस सारे मामले को, रिक्रूटमेंट को, सिलेक्शन को, रियलिस्टिक जॉब रिव्यू डेवलप करने के लिए हमें लोगों को बड़ा टेक्निकली लेकर चलना पड़ेगा। अदरवाइज जो एक जर्नल एक्सप्रेशन है कि जी आप एक शख्स को एक नजर में पहचान लेते हो, इसमें बेटा बहुत सारे फॉल्ट्स जो हैं, बहुत सारे इश्यूज जो हैं इसमें वो आ सकते हैं। एनीवे, हम अपने चैप्टर को अब शुरू कर रहे हैं और इस चैप्टर के स्टार्ट में हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक आ रहा है, that is that you have to start thinking about a job। आप अपने जहन में कोई भी सैंपल जॉब लेकर आ सकते हो, जिस सैंपल जॉब के बारे में हमें डिस्कशन जो है वो शुरू करनी है। सो मैंने एक जनरल डिस्कशन को लॉन्च करने के लिए एक सैंपल जॉब जो पिक की है, दैट इज द जॉब ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, अब ये कोई भी शख्स हो सकता है, ये कोई अकाउंट्स का बंदा हो सकता है, मार्केटिंग का बंदा हो सकता है, कोई सर्विस सेंटर का बंदा हो सकता है, ये कोई डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, इट कैन बी एनी पर्सन, राइट? So just to create an example and to start the discussion, I have picked up the job of a police officer. ठीक है? So the first question I need to ask to you is that what do police officers do? ठीक है? Just like a common man, आपको मैं बात को लेकर चल रहा हूं कि आपको ये देखना है कि जनरली स्पीकिंग एक पुलिस ऑफिसर क्या करता है। ठीक है? सो उसकी जॉब में आप डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स एकदम से जहन में आने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस ऑफिसर जो है वो मुजरिमों को पकड़ता है, पुलिस ऑफिसर कुछ ऑफिस वर्क भी करता होगा, पुलिस ऑफिसर कुछ रिकॉर्ड कीपिंग भी करता होगा, पुलिस ऑफिसर को कहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जाना होगा। तो ये अब हमने जनरली एक पुलिस ऑफिसर को जहन में लाकर कुछ पॉइंट सोचे कि एक पुलिस ऑफिसर जनरली अपनी लाइफ में, अपनी जॉब ड्यूटी के वक्त में वो क्या काम करता है। ठीक है, सो जब आपने इन जनरल बातों को सोच लिया कि वर्क भी करता है, वो इन्वेस्टिगेशंस भी करता है, मुजरिमों को भी पकड़ता है, वो बहुत सारे इस तरह के काम जो कि सिक्योरिटी, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए कहे जा रहे होंगे, उन सबको वो कर रहा होगा। तो अगला सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि विच ऑफ दीज थिंग्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? क्या ऑफिस वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है? क्या आपकी एफआईआर काटना सबसे इंपॉर्टेंट है? क्या मुजरिमों के पीछे भागना सबसे इंपॉर्टेंट है? क्या चौक में खड़े होकर कोई ड्यूटी देना सबसे इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो यहां पर बेटा याद रखो कि जब आप किसी भी जॉब के बारे में एक लिस्ट ऑफ टास्क्स सोच लेते हो, बना लेते हो कि जनाब ये तमाम चीजें हैं जिसमें, जिनके हवाले से शख्स काम कर सकता है, तो अब आपको उस लिस्ट ऑफ टास्क को हायरार्की ऑफ प्रायोरिटी में कन्वर्ट करना है। हायरार्की ऑफ प्रायोरिटी का मतलब यह है कि उन तमाम टास्क को प्रायोरिटाइज करें कि कौन सा टास्क उसकी जॉब ड्यूटी में सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर कौन सा टास्क आएगा, फिर कौन सा टास्क आएगा, फिर कौन सा टास्क आएगा। ठीक है,
अब फॉर एग्जांपल अगर हम पहले 2 पॉइंट्स की बात ही करें कि उसकी जॉब में क्या कुछ शामिल है और उसकी जॉब में हायरार्की ऑफ प्रायोरिटी हम टास्क की कैसे बनाएंगे, सो इस मकसद के लिए बेटा हमें जरूरत होगी हेल्प, हमें सब हेल्प दे सकता है, उसको हम कहते हैं SME स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वो शख्स होता है जो उस शोबा है जिंदगी का, उस फील्ड का एक्सपर्ट हो और उसने कहा वहां खुद भी काम किया हो या लोगों से काम करवाया हो और वो समझता हो कि एक जॉब के अंदर क्या कुछ परफॉर्म करना होता है और एक जॉब ड्यूटीज में क्या कुछ शामिल है और उसमें हम हायरार्की ऑफ प्रायोरिटी, उसमें हम तरजीहात वो किस तरीके से तय कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल HRM के कोर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक जॉब के बारे में डाटा कलेक्ट करने के लिए कि एक जॉब में क्या कुछ करना होता है, हमारे पास जो मेथड्स हैं वो 4 आमतौर पे हम थ्योरी में डिस्कस करते हैं। पहला मेथड है आपका ऑब्जर्वेशन, कि आप वहां पर जाकर उस जॉब को टेक्निकली ऑब्जर्व करो, वहां से लिस्ट बना लो। दूसरा मेथड है हमारे पास इंटरव्यू, तीसरा मेथड है हमारे पास क्वेश्चनर और चौथा मेथड है हमारे पास पार्टिसिपेंट डायरी एंड लॉग्स। ठीक है, सो ये डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं जिनसे कि हम जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम इसकी डिटेल आगे चैप्टर में 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे। सो 2 बातें बेटा अभी तक हमारी डिस्कस हुई। एक, हमने जॉब को देखा कि उस जॉब में होता क्या है, और दूसरी बात ये कि उस जॉब से रिलेटेड आपको एक हायरार्की ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द टास्क्स उसको डेवलप करना है। तीसरी चीज वो कहते हैं कि हाउ हार्ड इज इट टू लर्न दीज थिंग्स। ठीक है, अब हमने ये तो डिफाइन कर लिया कि जनाब ABCD काम जो है वो आपको इस जॉब में करने और ABCD इज द हायरार्की ऑफ प्रायोरिटी। अब अगली बात यह है कि अगर लोगों को आपने वो काम सिखाने हैं तो उनको काम को सिखाना कितना आसान और कितना डिफिकल्ट होगा। जाहिर है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनके पास मौजूदा नॉलेज स्किल एंड एबिलिटीज का लेवल क्या है। अगर तो उनके पास मौजूदा नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज उन जॉब रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हैं, फिर तो कुछ काम सिखाना भी मुश्किल नहीं है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की भी जरूरत एज सच नहीं होगी। लेकिन अगर उनकी जॉब से रिलेटेड नॉलेज स्किल एंड एबिलिटी में कुछ कमी है तो जाहिर है कि उस कमी को फुलफिल करने के लिए हमें जरूरत होगी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। वहां पर हम एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से टर्म यूज करते हैं TNA। हम ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कैलकुलेट करेंगे और ट्रेनिंग नीड एनालिसिस से हम फाइंड आउट करेंगे कि इस शख्स को किस किस्म की ट्रेनिंग की वो जरूरत है और वो ट्रेनिंग उसको फिर प्रोवाइड की जाएगी ताकि उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो जॉब रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो आ जाए। उसके अलावा नो डाउट ये भी चीज कैलकुलेट की जाती है कि उसका करंट स्किल लेवल कितना है। फोर्थ पॉइंट जो यहां पर लिखा हुआ है और वो ये है कि व्हाट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स डज इट टेक टू डू दिस थिंग्स। अब जाहिर है कि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑब्वियसली मैंने बार बार कोट किया कि आपको उसका नॉलेज, जिसमें हमने कहा कि 3 E's शामिल होंगे, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, एजुकेशन, इन चीजों को भी कैलकुलेट वो करना है, उसके स्किल्स को देखना है, उसकी एबिलिटीज को देखना है। अब जब हम नॉलेज में एक्सपीरियंस, एक्सपोजर एंड एजुकेशन की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि एक्सपीरियंस इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ इयर्स ऑफ जॉब। एक्सपोजर ये बेटा डिपेंड करता है कि आपने कितनी जगहों पर, कितने इलाकों पर, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, आपने कितनी तरह के काम भी किए। फॉर एग्जांपल आपने मार्केटिंग का काम भी किया हुआ है, आपने फाइनेंस का काम भी किया हुआ है, तो आपका एक्सपोजर जो है वो उस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा है। और तीसरी चीज इज एजुकेशन। एजुकेशन वो आपके फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपकी डिग्रीज हैं जो आपने इंस्टीट्यूशन से अर्न किए हैं। तो ये 3 चीजें मिलकर एक शख्स में उसका एक्सपीरियंस, उसका एक्सपोजर और उसकी एजुकेशन उस शख्स की नॉलेज, उस शख्स के नॉलेज को वो डिटरमिन करता है। हमारे गिरदोनवा में आप देखो गोल्डन ट्रायंगल, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, यहाँ पर आपको एक बड़ी वसी रेंज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे जो कि शायद करोड़ों का बिजनेस रन कर रहे हैं लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटीज में कभी एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, सो उनके पास एजुकेशन हो सकता है कि कम हो, लेकिन द थिंग व्हिच दे वुड बी हैविंग एट द मोस्ट वुड बी द एक्सपीरियंस एंड द एक्सपोजर। ठीक है, इसी तरह एक फ्रेश ग्रेजुएट जब एक यूनिवर्सिटी से पास आउट करता है तो उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री तो है, लेकिन जिस चीज को वो मिस करता है वो चीज एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है। ठीक है, सो हमें एक नॉलेजेबल होने के लिए इन सब की जरूरत है। वी नीड टू हैव एक्सपीरियंस, वी नीड टू हैव एक्सपोजर एंड वी नीड टू हैव एजुकेशन।
ओके और इसमें से जिस चीज की भी कमी हमारी जात में होगी, हमारे नॉलेज में होगी, हमें वक्त के साथ साथ वो चीज हर्ट करेगी और हम उस तरीके से, उस हवाले से उतना डेवलप शायद नहीं कर पाएंगे। सो अभी ऑन इन फर्स्ट स्लाइड, इन द ओपनिंग स्लाइड, हमने देखा कि एक जॉब को आप किस तरह से ऑब्जर्व करते हो, फिर हमने देखा कि आप उसमें हायरार्की ऑफ प्रायोरिटी कैसे बनाते हो, फिर हमने देखा कि जो आपने टास्क डिफाइन किए हैं उन टास्क को लर्न करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है, आपको नॉलेज स्किल एंड एबिलिटीज की जरूरत है, और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी फॉर्मेलिटीज में डेवलप करते जाएंगे कि इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने किस तरीके से डेवलप करना है। हमारी मीटिंग का सेशन टाइम जो है बेटा वो अभी खत्म हो रहा है। आप नेक्स्ट मीटिंग को अभी ज्वाइन करोगे, अमाद आपको गाइड कर देंगे कि आपने नेक्स्ट मीटिंग को कैसे ज्वाइन करना है। सो जज़ाकल्लाह फॉर राइट नाउ, नेक्स्ट मीटिंग में आपसे मुलाकात होती है।